हेलो बच्चों, हम आपका वेलकम करते हैं हमारे यूट्यूब चैनल गुरुकुल फिजिक्स में। और आज हम देख रहे हैं 12th क्लास का फर्स्ट चैप्टर है विद्युत क्षेत्र और विद्युत आवेश। उसकी है हमारी तीसरी क्लास। और इस क्लास में हम 4 टॉपिक देखेंगे। पहला टॉपिक है हमारा विद्युत क्षेत्र, जिसे हम बोलते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड। दूसरा टॉपिक देखेंगे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, जिसे हम कहते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। फिर उसके बाद देखेंगे बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र, जिसे हम कहते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज। फिर हम देखेंगे आवेशों के निकाय के कारण विद्युत क्षेत्र। तो आइए इस कक्षा को करते हैं शुरू। सबसे पहले हम कुछ बात करते हैं। जो हमारा टॉपिक है विद्युत क्षेत्र, वो टॉपिक समझने वाला है और वो हमें समझने पर ही पता चलेगा। तो देखते हैं विद्युत क्षेत्र क्या है। कि कूलाम के नियम की सहायता से हम दो आवेशों के मध्य जो बल लगता है उसकी जानकारी तो हम बता सकते हैं कि एक आवेश है दूसरे आवेश कितनी दूर पड़ा हो, कितनी दूर रखा हो, उनके मध्य जो बल लगता है वो कूलाम के नियम की सहायता से हम निकाल सकते हैं। लेकिन हम ये कैसे बता सकते हैं कि जो दूसरा आवेश है उस पहले आवेश के कारण जो विद्युत बल अनुभव करेगा उसकी जानकारी उसे कब होगी। तो इस चीज को बताने के लिए हम विद्युत क्षेत्र का हमें कंसेप्ट लाए। फैराडे ने सबसे पहले इस कंसेप्ट को बताया कि आप कोई आवेश दूसरे आवेश के विद्युत क्षेत्र के अंदर आता है तो वो एक विद्युत बल अनुभव करेगा। तो वो जो चारों ओर का जो उस आवेश के चारों ओर का जो क्षेत्र है वो विद्युत क्षेत्र कहलाएगा। जिस प्रकार से अगर आप क्लास से बाहर हो तो सर क्लास के अंदर पढ़ा रहे हैं तो उनका विद्युत क्षेत्र आपके काम में प्रभाव आप पर नहीं डालेगा। जैसे ही आप क्लास के अंदर एंटर कर गए तब सर का जो विद्युत क्षेत्र है वो पूरी क्लास के अंदर है, उनका जो विद्युत क्षेत्र है उस पर आपका प्रभाव पड़ेगा। तो इसी प्रकार से विद्युत क्षेत्र का कंसेप्ट इसलिए लाया गया क्योंकि हमें ये जानना था कि कोई आवेश दूसरे आवेश के कारण बल अनुभव कब करेगा। तो देखते हैं विद्युत क्षेत्र की परिभाषा। विद्युत क्षेत्र की परिभाषा इस प्रकार से है, कोई आवेश या आवेशों का निकाय जिसके चारों ओर का एक ऐसा क्षेत्र जिसमें किसी अन्य आवेश को लाने पर वो अपनी प्रकृति के अनुसार प्रतिकर्षण आकर्षण बल अनुभव करता है। ये है विद्युत क्षेत्र की परिभाषा। इसके बारे में सबसे पहले फैराडे सर ने हमें कंसेप्ट दिया। दूसरा, जो विद्युत क्षेत्र है वो एक तरीके से क्या है, उस ये तो एक तरीके से परिभाषा है, लेकिन विद्युत क्षेत्र का गणितीय रूप हमारा दूसरा टॉपिक है, वो है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो विद्युत क्षेत्र की परिभाषा ही हमारे काम आ सकती है कि एक आवेश है या आवेशों का निकाय है, बहुत सारे आवेश है, उसके चारों ओर एक ऐसा क्षेत्र है जिसमें किसी दूसरे आवेश को हम लेके आएंगे तो वो अपनी प्रकृति के अनुसार आकर्षण या प्रतिकर्षण बल अनुभव करेगा। तो वो चारों ओर का क्षेत्र क्या कहलाता है, विद्युत क्षेत्र कहलाता है। इसे हम कहते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड। और विद्युत क्षेत्र का गणितीय रूप हमें देखना है क्योंकि हमारे गणितीय रूप काम का है। तो विद्युत क्षेत्र का गणितीय रूप ही क्या है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, जिसे हम कहते हैं इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ये है कि एक बार इसको बोर्ड पर हम समझते हैं। मान लो कोई क्या है, कोई आवेश है, धनावेश है, और इसके चारों ओर क्या है, ऐसे विद्युत क्षेत्र है, यानी कोई आवेश है वो अपने चारों ओर विद्युत क्षेत्र उत्पन्न कर लेता है। इसमें क्या, अगर हम कोई तीसरा आवेश, मान लो दूसरा आवेश लेके आए, ठीक है, कोई दूसरा आवेश लेके आए जिसे हम बोल रहे हैं क्यू नोट। क्यू नोट एक तरीके का परीक्षण आवेश है, यानी हमें एक तरीके से इस आवेश के कारण इसके चारों ओर जो विद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो चुका है उससे एक बिंदु, मान लो पी बिंदु पर एक हम आवेश लेके आ रहे हैं, तो इसके कारण इस पर कितना एक तरीके से विद्युत क्षेत्र की तीव्रता लगेगी, विद्युत क्षेत्र तीव्रता उत्पन्न होगी, वो हमें निकालना है। तो परिभाषा क्या है, परिभाषा ये है कि विद्युत क्षेत्र के अंदर किसी बिंदु पर एकांक परिरक्षण आवेश पर लगने वाला विद्युत बल ही क्या कहलाता है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। वापिस से समझिए, ये एक धनावेश है या ऋणावेश मान लो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये अपने चारों तरफ एक विद्युत क्षेत्र उत्पन्न कर लिया इसने, और इस विद्युत क्षेत्र के अंदर एक बिंदु है P। ठीक है, ये सब जो प्रक्रिया है ये 3D की है बच्चों, यानी त्रिविमीय आकृति की है। तो ये मान लो एक आवेश है, इसके चारों तरफ एक विद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो चुका, इसमें एक बिंदु है P, उस बिंदु P पर हम एकांक क्या रख रहे हैं, धनावेश रख रहे हैं। ठीक है, तो एकांक धनावेश रख दिया। तो इस एकांक धनावेश पर इस विद्युत क्षेत्र के अंदर बिंदु P पर लगने वाला विद्युत बल क्या कहलाता है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहलाता है। इसे वापिस से परिभाषा देखते हैं। विद्युत क्षेत्र के अंदर किसी बिंदु पर एकांक परिरक्षण धन आवेश पर जो बल लगता है वो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहलाता है। ठीक है, तो इसकी जो एक तरीके से परिभाषा है वो क्या होगी, वो ये होगी कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को हम किससे प्रदर्शित करेंगे, ई से प्रदर्शित करेंगे। और वो क्या होगा,
लगने वाला बल, और किस पर बल लग रहा है, एकांक धन परीक्षण आवेश पर बल लग रहा है। ठीक है, तो ये एक तरीके से क्या है बच्चों, सदिश राशि है, विद्युत क्षेत्र तीव्रता सदिश राशि है, और इसकी दिशा क्या होती है, बल की दिशा में होती है। यानी कि अगर ये मान लो ये भी प्लस का है, ये भी प्लस का है, तो इस पर विद्युत क्षेत्र तीव्रता दिशा क्या होगी, ये होगी। ठीक है, विद्युत क्षेत्र तीव्रता दिशा भी ये होगी, और इस पर लगने वाले बल की दिशा भी क्या होगी, यही होगी। तो विद्युत क्षेत्र तीव्रता सदिश राशि है, इसकी दिशा वस्तु पर लगने वाले बल की दिशा में होती है। और दूसरी चीज, ये जो एकांक परीक्षण आवेश है, ये बहुत छोटा होता है। ठीक है, इसको हम बहुत छोटा रखते हैं। क्यों रखते हैं छोटा, क्योंकि अगर ये बड़ा होगा तो ये अपना खुद विद्युत क्षेत्र उत्पन्न कर लेगा, और इसके कारण इसके विद्युत क्षेत्र को प्रभावित होना पड़ेगा। तो हम तो परीक्षण करना चाहते हैं, हम इसका देखना चाहते हैं, इसमें कितना दम है, तो इसका दम देखना चाहते हैं, तो इसको हम छोटा रखेंगे। तो इस पर जो एक तरीके से विद्युत बल रख रहा है, वो निकालने के लिए हम परीक्षण आवेश को क्या रखते हैं, बहुत छोटा रखते हैं। क्योंकि इसका विद्युत क्षेत्र ये छोटा होगा तो इसका विद्युत क्षेत्र भी बहुत कम होगा, यानी नगण्य होगा। तो उस स्थिति में इस आवेश के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र तीव्रता हम बढ़िया तरीके से निकाल सकते हैं। तो वो विद्युत क्षेत्र तीव्रता के लिए हम और बढ़िया लिखना चाहे गणितीय रूप लिख रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे लिमिट, ठीक है, क्यू नॉट टेंस टू 0 एफ सदिश बट्टा क्यू नॉट। तो ये है पूरा विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र। ये आप परीक्षा में लिख दोगे तो आपके नंबर पूरे में से पूरे आ जाएंगे। तो इस तरीके से हमने देखा। एक बार वापिस देखो परिभाषा, देखो फिजिक्स की जो परिभाषा है वो सूत्र से बनती है। ठीक है, सूत्र क्या, देखो हमने क्या बोला है कि विद्युत क्षेत्र के अंदर किसी बिंदु पर, ठीक है, एकांक परीक्षण आवेश पर लगने वाला विद्युत बल, ये क्या कहलाता है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहलाता है। और ये हो गया इसका एक तरीके से सूत्र। ये बात हो चुकी। अब देखो हमें निकालना है मात्रक और विमा निकालनी है। ई का मात्रक निकालना है, ई की विमा निकालनी है। तो हमेशा हमने बताया है कि मात्रक विमा सूत्र से निकलेगी। पहले आप मात्रक निकालो इस सूत्र से। तो देखो मात्रक क्या निकलेगा, न्यूटन, बल का मात्रक न्यूटन, और ये आवेश का मात्रक क्या हो जाएगा, कूलाम हो जाएगा। ठीक है, एक और होता है, ठीक है, ई बराबर होता है वी बट्टा डी, जो आप अगले चैप्टर में पढ़ोगे। तो वी क्या वोल्ट है, यानी वोल्ट, और डी क्या है, लंबाई यानी मीटर। तो वोल्ट बट्टा मीटर भी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक है, न्यूटन बट्टा कूलाम भी विद्युत क्षेत्र तीव्रता का मात्रक है। ये दोनों मात्रक आ चुके। अब हम निकाल रहे हैं इनकी विमा। तो न्यूटन के लिए हमने बताया था बच्चों, सीधा याद रखना है, सीधा याद होगा तब आपके आंसर आ जाएगा m1 l1 t-2, और सी है तो सी कूलाम है, कूलाम का विमा सूत्र क्या आता है, a1 t1। तो इसको हम अगर सरल करेंगे तो क्या आ जाएगा, m1 l1 t-3 a-1। ये आपका आ गया विद्युत क्षेत्र तीव्रता का विमा सूत्र और विद्युत क्षेत्र तीव्रता का सूत्र। ठीक है, अब देखो अब आगे बढ़े तो हम क्या कर सकते हैं, हम कुछ और प्रक्रिया कर सकते हैं। जिस प्रकार से ये है हमारे पास E बराबर एफ क्यू। देखो ये प्रक्रिया विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के अंदर हो चुकी। अब हम आगे बढ़ रहे हैं, अब हम बार बार वेक्टर नहीं लगाएंगे। ठीक है, क्योंकि हमें जब न्यूमेरिकल देंगे, सवाल देंगे, तो हमें ये सूत्र काम आएगा। बार बार वेक्टर लगाओगे तो उससे कोई फायदा होने वाला नहीं, क्योंकि हमें न्यूमेरिकल में सीधी चीजें पूछेंगे। तो इस तरीके से हमने मान लिया ये हो गया। मान लो कोई आवेश क्यू रख दिया, अभी तो क्यू नॉट था, हम क्यू भी मान सकते हैं। चलो आप मान लो एक बार के लिए क्यू नॉट है। तो अगर हम इस सूत्र से बल का मान भी निकाल सकते हैं, विद्युत क्षेत्र तीव्रता को आवेश से गुणा कर दो तो इस स्थिति में बल का मान भी आ जाएगा। ठीक है, तो देखो थोड़ी सी हम यहाँ पे बनाते हैं जगह, देखते हैं कुछ और जो हम अच्छी तरीके से समझ पाए। तो देखिए कि मान लो कि इस प्रकार से विद्युत क्षेत्र है। ठीक है, इस प्रकार से विद्युत क्षेत्र है, और मान लो इस प्रकार से विद्युत क्षेत्र है, तो विद्युत क्षेत्र दिशा में क्या होगी, ये होगी। और हमने क्या रख दिया, हमने यहाँ पे एक मान लो एक तरीके से यहाँ पे एक धनावेश रख दिया। ठीक है, एक धनावेश है यहाँ पे रख दिया, तो इस पर बल की दिशा में लगेगा। विद्युत क्षेत्र इस प्रकार का है तो इस पर बल विद्युत क्षेत्र की दिशा में ही लगेगा, यानी इस दिशा में बल लगेगा। और बल का मान क्या होगा, बल का मान होगा F बराबर क्यू ही। और इसी प्रकार से अगर हमने मान लो ये विद्युत क्षेत्र है, लेकिन हमने यहाँ पे क्या रख दिया, ऋणावेश रख दिया। ऋणावेश रख दिया तो इस पर बल की दिशा क्या होगी, विपरीत दिशा में होगी। विद्युत क्षेत्र की दिशा तो बच्चों ये होगी, माइनस है तो इस पर विपरीत दिशा में बल लगेगा। और बल का सूत्र क्या आ जाएगा, माइनस क्यू ई। ठीक है, क्यू क्या है, यहाँ पे इस आवेश का जो मान है वो है प्लस का क्यू, और इस आवेश और मान है वो क्या है, माइनस का क्यू। इस तरीके से F बराबर क्या आ गया, माइनस क्यू ई आ चुका। ये हमने बात की।
और अगर हम बात करें कि कोई धनावेश है, धनावेश के चारों ओर विद्युत क्षेत्र की जो एक तरीके से दर्शाना चाहे, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को दर्शाना चाहे, तो इस प्रकार से हम दर्शा सकते हैं। ठीक है। और ऋणावेश की तरह अगर हम ले लें तो ऋणावेश को अगर हम विद्युत क्षेत्र की जो लाइनें बताए हैं वो समझाना चाहे, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को समझाना चाहे, तो इस प्रकार से लाइनें शुरू होती है। इसको हम बोलते हैं कि धनावेश के कारण विद्युत क्षेत्र क्या होता है, त्रिज्यते बहिर्मुखी। ठीक है, रेडियली अपवर्ड। और ऋणावेश के कारण विद्युत क्षेत्र तीव्रता क्या होती है, त्रिज्यते अंतर्मुखी, जिसे हम कहते हैं रेडियली इनवर्ड। ठीक है, तो ये चीज हो गई हमारी विद्युत क्षेत्र तीव्रता वाला, कंप्लीट हो चुका टॉपिक। ठीक है। और अगर आपको कि भाई ये लाइनें बनाई कैसे है, तो बनाने का तरीका देखो, ऐसे कोई तरीके से ही बनाई है। ठीक है, मान लो हमने यहाँ पे एक परीक्षण आवेश रख दिया, तो इस पर लगने वाले बल की दिशा कैसे बनाओगे, ऐसे ही तो बनाओगे। ठीक है, ठीक है। अब आपने परीक्षण आवेश यहाँ पे लग दिया, तो इस पर लगने वाले बल की दिशा कैसे बनाओगे, ऐसे बनाओगे। परीक्षण आवेश यहाँ पे रख दिया, तो इस प्रकार से ऐसी दिशा बन जाएगी। तो इस प्रकार से ये सभी लाइनें हम बना रहे हैं, हम एक एक जगह परीक्षण आवेश को रख रहे हैं और अनुमान लगा रहे हैं कि इस पर बल की दिशा कैसे लगेगी, ऐसे लगेगी। ये सब चीज एक तरीके से कल्पना है, लेकिन है हकीकत, हमें कल्पना करनी पड़ रही है। दिख रहा तो है नहीं, विद्युत क्षेत्र कैसे दिख रहा है वो नहीं, हम खाली अनुभव कर सकते हैं, वहां पे परीक्षण आवेश रख रख के पता लगा सकते हैं। तो ये जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है, विद्युत क्षेत्र, ये एक तरीके से हमें कल्पना करके इसको समझना पड़ेगा। ठीक है, तो ये आपने क्या किया, परीक्षण आवेश को अलग अलग जगह रखा, फिर एक सीधी लाइन बना दी, तो आपने ये बता दिया कि हाँ इस दिशा में, इस बिंदु पर इस दिशा में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता लगेगी, इस बिंदु में इस दिशा में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता लगेगी। इस प्रकार से बना सकते हैं। अब हम देखते हैं बच्चों, अगला टॉपिक है हमारा, दो टॉपिक हमारे हो चुके हैं, तीसरा टॉपिक है बिंदु आवेश कारण विद्युत क्षेत्र। ये भी बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है। ठीक है, इसमें ग्राफ आएंगे, ग्राफ के साथ समझेंगे और ये भी देखेंगे कि माइनस आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता है कि बिंदु आवेश के कारण वो कितनी होगी। तो सबसे पहले हम बनाते हैं एक चित्र। ठीक है, एक चित्र मान लो, हम एक चित्र बना रहे हैं और ये है मान लो धनावेश, ये मान लो, ऐसे मान सकते हैं कि एक बिंदु है ओ, उस बिंदु पर आपने क्या रख दिया, प्लस क्यू आवेश रख दिया, और इस प्लस क्यू आवेश से आर दूरी पर एक बिंदु आपने ले लिया पी। ठीक है, और इस बिंदु पर आपको विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है। विद्युत क्षेत्र तीव्रता निकालनी है तो हमें यहाँ पे परीक्षण आवेश रखना पड़ेगा, तभी पता चलेगा विद्युत क्षेत्र तीव्रता। तो हमने यहाँ पे परीक्षण आवेश क्या रख दिया, परीक्षण आवेश रख दिया हमने क्यू नोट। ठीक है, इस प्रकार से हमने परीक्षण आवेश रख दिया। और इसमें क्या बदलाव कर सकते हैं, और हम ये बता सकते हैं कि ये एक सदिश राशि, आप बता सकते हो कि ये एक निश्चित दिशा है, तो ये सदिश राशि होगी आर सदिश। और अब आप बता सकते हो कि प्लस के कारण इस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता या बल की दिशा दोनों ही क्या होगी, इसी तरफ होगी, यानी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा यही होगी और बल की दिशा भी क्या होगी, ये होगी, क्योंकि इस बिंदु पर इसके कारण विद्युत क्षेत्र जो आएगा, तीव्रता बल आएगा, वो आएगा इस दिशा में। ठीक है, इसे आप थोड़ा सा और बड़ा बनाना चाहो तो कोई दिक्कत नहीं है। ये हो गया। अब जरूरी नहीं है आप ऐसा ही चित्र बनाओ, इधर भी आप बिंदु आवेश को रख सकते हो, इसको क्यू नोट को, इधर भी क्यू नोट को रख सकते हो, चारों तरफ आप क्यू नोट को रख सकते हो। तो अगर इस चित्र को थोड़ा सा और गहराई से बनाए तो इस प्रकार से बना सकते हैं। ठीक है, ऐसे इस प्रकार से हम बना सकते हैं, वो कोई फिक्स नहीं है। ठीक है, हम तो एक उदाहरण समझना चाह रहे हैं, इसलिए हमने ये बना दिया। अब एक चीज और, कि अगर हम बताएं कि भाई दिशा क्या है, तो दिशा बताने के लिए हम क्या लेते हैं, आर कैप लेते हैं। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता दिशा बताने के लिए क्या लेंगे, आर कैप लेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं कूलाम के नियम से दो दो बिंदु आवेशों के मध्य जो पहले विद्युत बल लग रहा है वो निकालते हैं। ठीक है, तो कूलाम के नियम से इन दोनों बिंदु आवेशों के मध्य जो विद्युत बल लग रहा है वो क्या आ जाएगा, वो आ जाएगा एफ सदिश के Q1 Q2, Q1 Q2 की जगह क्या आएगा, Q1 का मान कितना है, ये है, Q2 का मान कितना है, Q नोट है, बट्टा में क्या हो जाएगा, आर स्क्वायर। और ये सदिश है, तो इधर सदिश लाने के लिए आप क्या लिख दोगे, आर कैप लिख दोगे। ये आ गई समीकरण नंबर 1। ठीक है, अब हम क्या बोलेंगे, अब हम बोलेंगे, हम विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की परिभाषा से ये जानते हैं कि ई सदिश बराबर क्या होता है, एफ सदिश होता है, बट्टे में होता है Q0। तो अब इस समीकरण से f का मान ऊपर वाले समीकरण रखो, तो ऊपर वाले समीकरण रख दोगे तो k Q0 बट्टा में आ जाएगा आर स्क्वायर, और इसके बट्टे में क्या आ जाएगा, Q0 आ जाएगा, और यहाँ पे क्या आ जाएगा सॉरी, आर कैप। ठीक है, तो ये Q नोट से Q नोट कट गया। तो देखो अब हमारे पास मान कितना आ रहा है,
मान हमारे पास आ रहा है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता बिंदु आवेश के कारण r दूरी पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी आ रही है, k q बट्टा में r स्क्वायर r कैप। ये इसका सदिश रूप है। आप इसका अदिश रूप भी लिख सकते हो, k q बट्टा r स्क्वायर लिख सकते हो। आप अगर ये कह दो कि अगर आप आवेश आपने क्या ले लिया, ऋणात्मक ले लिया, ठीक है, तो देखो धनात्मक की स्थिति में r सदिश इस दिशा में, धनात्मक की दिशा में r सदिश इस दिशा में, तो ऋणात्मक की स्थिति में क्या हो जाएगा, r सदिश इस प्रकार से हो जाएगा। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं। तो इस प्रकार से हम देख रहे हैं कि अगर आप ये नहीं लिखो तो आप दिशा चेंज कर दो, खाली इस प्रकार से लिख दो, ये हो जाएगा। तो अगर आप ये वहाँ लिख दोगे कि माइनस के क्यू बट्टा में r स्क्वायर r के, ये होगी माइनस की स्थिति में विद्युत क्षेत्र तीव्रता की बात, और ये होगी प्लस की स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की बात। ठीक है, ये हुआ। अब हमें तो केवल माइनस का नहीं प्लस का देखना, क्योंकि आपकी किताब प्लस के बारे में बोल रही है, उसका हमें जानकारी रखनी। माइनस की तो बात हम कर सकते हैं, लेकिन प्लस की बात कर रहे हैं। अब जो देखो हमारे पास सूत्र है, मेन सूत्र क्या है, E बराबर के क्यू बटा आर स्क्वायर। ये सूत्र हमारे काम का है। इस सूत्र से हम अभी बना रहे हैं ग्राफ। आपको परीक्षा में बच्चों ग्राफ पूछ सकते हैं, ठीक है। तो देखिए ग्राफ कैसे बनाते हैं। ग्राफ बनाने के लिए दो राशियां चाहिए, दोनों राशि परिवर्तनशील होनी चाहिए, उन्हीं में ग्राफ बन सकता है। के का मान परिवर्तित नहीं होगा, के का मान परिवर्तित नहीं होगा। के का मान 9 × 10 की घात 9 है, न्यूटन मीटर स्क्वायर बटा कूलम स्क्वायर। और क्यू का मान परिवर्तित नहीं होगा, क्योंकि हमने जो बिंदु आवेश ले लिया था वो तो ले लिया था, उसको नहीं बदल रहे हम। आर का मान परिवर्तित हो रहा है और ई का मान परिवर्तित हो रहा है। तो देखो आर और ई में हम ग्राफ बना रहे हैं, ठीक है। वाई एक्स पर ई ले लिया, एक्स अक्ष पर आर ले लिया। तो देखो इन संबंध क्या है, रिलेशन क्या है, 1 बट्टा आर स्क्वायर है, ठीक है। और अगर आप सीधी बात करें, ई और आर की बात करें, तो इस स्थिति में किस प्रकार से हम ग्राफ बना सकते हैं। देखिए कि अगर हम इनके और इनके मध्य एक संबंध की बात करें कि ई और आर में क्या संबंध है, तो ई और आर में किस प्रकार संबंध है, ये एक दूसरे क्या है, व्युत्क्रमानुपाती है। तो इसका ग्राफ इस प्रकार से बनेगा, व्युत्क्रमानुपाती होता है। इसका मतलब अगर दूरी बढ़ रही है, दूरी बढ़ रही है, बिंदु आवेश से हम दूर जाते जा रहे हैं, दूर जाते जा रहे हैं, दूर जाते जा रहे हैं, तो विद्युत क्षेत्र तीव्रता कम हो रही है, कम हो रही है, कम हो रही है, कम हो रही है। तो इस प्रकार से ग्राफ बनेगा। और दूसरी स्थिति देखो, अगर आप ग्राफ बना रहे हो ई और 1 बट्टा आर स्क्वायर के बीच में, ठीक है, आप यहाँ पे आर स्क्वायर भी ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, हमने आर ले लिया है। अगर आप बना रहे हो ग्राफ ई व 1 बट्टा आर स्क्वायर के मध्य, तब देखो ये राशि और इस राशि के क्या समानुपाती है, यानी इस राशि का मान बढ़ेगा तो इस टोटल राशि का मान बढ़ेगा, इस राशि का मान बढ़ेगा तो इस टोटल राशि का मान बढ़ेगा। समानुपाती चिन्ह का मतलब यही है। देखो बच्चों दो तरीके से है, अगर ई और आर की बात करें, ये एक दूसरे व्युत्क्रमानुपाती है तो ऐसा ग्राफ बनेगा। अगर ई और 1 बट्टा आर स्क्वायर की बात करें तो ये एक दूसरे समानुपाती है, तो ग्राफ बनेगा ऐसा। ये दोनों चीज समझनी बहुत जरूरी है, ठीक है। अब देखिए कुछ और चीजें करते हैं। एक चीज हमारी शायद पहले या दूसरे वीडियो में थी, वो थोड़ी सी उसको डिटेल में और गहराई से समझते हैं, क्योंकि वहां पे तो उदाहरण आया नहीं था, यहाँ पे लेते हैं। हमने ये चीज देखी थी कि जो आपेक्षिक विद्युतशीलता है, जिसे हम कहते हैं पराविद्युतांक, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, वो क्या होता है, वो होता है ये बट्टा ये, ठीक है, और ये बट्टा ये, यानी माध्यम की विद्युतशीलता बट्टा निर्वात की विद्युतशीलता का अनुपात आपेक्षिक विद्युतशीलता कहलाता है। निर्वात में दो आवेशों का मध्य बल बट्टा माध्यम में दो आवेशों का मध्य बल क्या कहलाता है, अनुपात क्या कहलाता है, विद्युत क्षेत्र पराविद्युतांक कहलाता है। विद्युतशीलता, आपेक्षिक विद्युतशीलता, पराविद्युतांक दोनों इसका ही नाम है। जिस प्रकार से आपका घर पे और स्कूल में अलग अलग नाम होता है ना, उसी प्रकार से इसका पराविद्युतांक और आपेक्षिक विद्युतशीलता दोनों नाम इसका ही है, ठीक है। ये चीज हुई। अब देखो हम क्या कर रहे हैं, हम कुछ परिवर्तन कर रहे हैं। के क्यू बट्टा आर स्क्वायर, ये हमारा अभी सूत्र आया था। के का मान क्या होता है बच्चों, के का मान होता है 1 बट्टा 4 पाई एप्सिलॉन 0। कब, जब माध्यम क्या हो, निर्वात हो। लेकिन माध्यम आपने परिवर्तित कर दिया, आपने माध्यम परिवर्तित कर दिया, आपने कुछ ना कुछ दूसरा माध्यम ले लिया, तो इस स्थिति में यहाँ पे हम एप्सिलॉन एम, ठीक है, एप्सिलॉन एम का मान कितना हो जाएगा, एप्सिलॉन एम का मान हो जाएगा एप्सिलॉन नॉट गुणा एप्सिलॉन आर, ठीक है।
एप्सिलॉन नॉट गुणा एप्सिलॉन आर। तो अब हम अगर माध्यम की बात करें तब देखो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता किस प्रकार से परिवर्तित होती है कि एक का मान हमने ये रख दिया, क्यू बट्टा एम क्या आ गया, आर स्क्वायर आ गया, 1/4 पाई एप्सिलॉन एम की जगह हम क्या लिख सकते हैं, एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर लिख सकते हैं, क्यू बट्टा आर स्क्वायर आ गया। ठीक है, अब देखो इसको थोड़ा सा और परिवर्तित करते हैं, ये राशि क्या है, ये राशि के बराबर है। ठीक है, और क्यू बट्टा आर स्क्वायर को एक तरफ रख दो और इसको हम इस प्रकार से लिख सकते हैं क्या, देखो ये 1/एप्सिलॉन आर है ना, इसको इस प्रकार से लिख सकते हैं। तो देखो ये राशि क्या बन गई, ये बन गई निर्वात की विद्युतशीलता, सॉरी हाँ निर्वात में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। बट्टे में क्या आ रहा है, बट्टे में आ रहा है एप्सिलॉन आर, और बराबर में क्या आ रहा है, बराबर में आ रहा है माध्यम, माध्यम में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ठीक है, अब एक चीज आप बताओ, आप मैथ हो बायोलॉजी आपके है कोई बात नहीं है, लेकिन आप एक चीज बताओ कि हमने आपको सारणी दी थी, शायद दूसरे लेक्चर में दी थी, वहां पे हमने एक सारणी दी थी कि जो एप्सिलॉन आर है उसका मान हमेशा एक से बड़ा होता है। ठीक है, एप्सिलॉन आर का मान हमेशा एक से क्या होता है, बड़ा होता है। इस सूत्र को देखो, एप्सिलॉन सॉरी ई एम का मतलब विद्युत क्षेत्र की तीव्रता माध्यम में बराबर E0 यानी विद्युत क्षेत्र तीव्रता निर्वात में बट्टा एप्सिलॉन आर का मतलब पराविद्युतांक या आपेक्षिक विद्युतशीलता। ठीक है, ये चीज हो चुकी। इस राशि का मान एक से बड़ा है तो किसी राशि में एक से बड़ी राशि का भाग देते हैं तो ये कुल राशि क्या हो जाती है, कम हो जाती है। जिस प्रकार से मान लो ऊपर वाले का मान कितना है, 10 है, नीचे वाले का मान लो 2 है, तो मान कितना आ गया, 5 आ गया। तो 10 बड़ा है, 5 बड़ा है, 10 बड़ा है। इसका मतलब निर्वात में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्यादा होती है अन्य किसी भी माध्यम की तुलना में। उसी प्रकार से यहाँ पे हम एक और चीज और बता रहे हैं, एप्सिलॉन आर बराबर होता है एफ 0 बट्टा एफ एम। ठीक है, अगर इसको हम परिवर्तित करें ऊपर वाले सूत्र में तो एफ एम बराबर क्या हो जाएगा, F0 बटा एप्सिलॉन आर हो जाएगा। तो यहाँ पे देखो ये यहीं पे ये स्थिति हो रही है, यहीं पे ये स्थिति हो रही है। अगर इसका 10 मान मानो, इसका 2 मानो तो इसका मान क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा। तो उसी प्रकार से निर्वात में विद्युत बल सर्वाधिक होता है अन्य किसी माध्यम की तुलना में, और निर्वात में विद्युत क्षेत्र तीव्रता सर्वाधिक होते हैं अन्य किसी माध्यम की तुलना में। ये दो हमारे रिजल्ट आ चुके। ठीक है, ये चीज आई चुकी। बच्चों ये टॉपिक कंप्लीट हो चुका है, जितना हमने बताना था वो सब बता दिए इसमें आपके 12वीं क्लास से संबंधित। अब इससे क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। ठीक है, अब देखो आगे लास्ट टॉपिक देखते हैं फटाफट, जो है हमारा आवेशों के निकाय के कारण विद्युत क्षेत्र यानी इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए सिस्टम ऑफ चार्जेस। इलेक्ट्रिक फील्ड देखते हैं, ये एक तरीके से अध्यारोपण के सिद्धांत पर आधारित है। ठीक है, अध्यारोपण के क्या है, सिद्धांत पर आधारित है। एक मार्कर को और लेते हैं क्योंकि हमें ड्राइंग बढ़िया बनानी है, कोशिश कर रहे हैं। अध्यारोपण सिद्धांत क्या था, देखिए अभी देखते हैं वापिस से कि ये हमारा हो गया एक्स वाई एक्सिस, जेड एक्सिस पे ले सकते हो क्योंकि हमें 3D आकृति बनानी है। एक आवेश आपका ये मान लो Q1, दूसरा आवेश आपने ये ले लिया Q2, तीसरा आवेश ले लिया Q3, इस प्रकार से nवा आवेश ले लिया Qn। अब इन आवेशों की अगर आप बनाना चाहो तो इसका स्थिति सदिश क्या हो जाएगा, R1 हो जाएगा। इसका स्थिति सदिश क्या हो जाएगा, R2 स्थिति सदिश हो जाएगा मूल बिंदु के सापेक्ष। इसका स्थिति सदिश क्या हो जाएगा, R3 हो जाएगा मूल बिंदु के सापेक्ष। ये सब 11वीं की बात है स्थिति सदिश वाला। ठीक है, और इसका स्थिति सदिश क्या हो जाएगा, Rn सदिश हो जाएगा। ये देखे हमने। अब देखो हमने एक यहाँ पे एक आवेश रख दिया, ठीक है, उस आवेश से को हमने कह दिया Q0, ये परीक्षण आवेश है। अब हमें करना क्या है, हमें इस आवेश पर इन सभी आवेशों को निकाय के कारण जो कुल विद्युत क्षेत्र की तीव्रता आ रही है उसका मान निकालना है। और वो कैसे निकलेगी, वो निकलेगी एक एक आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सदिश योग कर दो, तो इस बिंदु पर कुल विद्युत क्षेत्र की तीव्रता आवेशों को निकाय के कारण आ जाएगी। यही हमारा क्या है, अध्यारोपण का सिद्धांत है। तो देखो ये भी इस दिशा में विद्युत क्षेत्र तीव्रता लगाएगा, E01 0 पर लग रहा है पहले एक, ये इस दिशा में विद्युत क्षेत्र तीव्रता लगाएगा E02, ठीक है, ये इस दिशा में विद्युत क्षेत्र तीव्रता लगाएगा E03, और ये इस दिशा में विद्युत क्षेत्र तीव्रता लगाएगा। थोड़ी सी लाइन सही कर लेना, ये इस दिशा में विद्युत क्षेत्र तीव्रता लगाएगा, यहाँ पे है
0n, ठीक है। लेकिन एक चीज रहेगी, एक चीज क्या रहेगी, जो आपका Q1 है, ये आपको Q1 दिख रहा है, ये Q0 दिख रहा है, इनके मध्य Q1 और Q0 है, इनके मध्य जो सदिश है वो क्या होगा, R01 सदिश होगा। और Q2 है, ये रहा हमारा Q2, Q2 और Q0 के मध्य जो सदिश बनेगा वो सदिश कौन सा होगा, वो सदिश होगा R02 सदिश। Q3 और Q0 के मध्य जो सदिश होगा वो क्या होगा, R0, हाँ जी, ये तो R02 हो गया, R03 हो गया। और Qn और Q0 के मध्य जो सदिश बनेगा ये वाला, वो सदिश क्या होगा, R0n सदिश, ठीक है। अब वापिस से अध्यारोपण सिद्धांत देखिए, किसी बिंदु पर आवेशों के निकाय के कारण कुल विद्युत क्षेत्र की तीव्रता उस बिंदु पर अलग अलग आवेश के कारण लगने वाले विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के कुल योग के बराबर होती है। ये है हमारा अध्यारोपण का सिद्धांत। यानी इसको हम गणितीय रूप में लिखना चाहे तो गणितीय रूप में कैसे लिखोगे, गणितीय रूप में ऐसे लिखोगे कि एक तरीके से परीक्षण आवेश पर लगने वाला कुल विद्युत क्षेत्र की तीव्रता वो क्या होगी, अलग अलग आवेशों के कारण लगने वाले विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के सदिश योग के बराबर हो जाएगी, ठीक है। हमने यहाँ पे 3 पद लिए, लेकिन यहाँ पे हम 2 पद ले रहे हैं क्योंकि हमें कैलकुलेशन थोड़ी छोटी करनी है, हमें आंसर से मतलब है, हमें पूरा लिखने की जरूरत नहीं है, इतना टाइम आपको नहीं मिलेगा पेपर में। तो देखिए क्या लिखेंगे हम, इसकी जगह लिखेंगे के, ठीक है, के Q1 बट्टा में R01 की स्क्वायर, R01 कैप। क्यों लिखा हमने, क्योंकि बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता सूत्र था के क्यू बट्टा आर स्क्वायर था, ठीक है। और क्यू कौन सा था, जिस आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी वो वाला। तो यहाँ पे पहले आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है, तो क्यू की जगह Q1 आ गया। और इनके बीच की दूरी, वहां पे इनके बीच की दूरी क्या थी, R थी, और इनके बीच की दूरी यहाँ पे कितने हैं, R01 है, तो R01 की स्क्वायर आ गई। और सदिश लेना है, सदिश लेना है, यहाँ पे हम आर कैप लेते हैं सदिश। आर कैप देखो एकांक सदिश है, वो केवल दिशा बताता है, ठीक है, कि आप इस दिशा में चले जाओ। जिस प्रकार से आप कहीं गांव में जाते हो तो आप रास्ता पूछते हो ना, हमें उस घर में जाना है तो घर के लिए रास्ता बताओ, तो एक आदमी होता है वो बताता है कि ऐसे सीधे सीधा चले जाओ, तो वो एकांक सदिश है। उनका मतलब नहीं है कि आप किस लिए आए हो, क्या है आपको, उनको कोई मतलब नहीं, आपको खाली दिशा पूछी, आप उन्होंने बता दी कैसे चले जाओ। एकांक सदिश का यही काम होता है, एकांक सदिश क्या बताता है, दिशा बताता है। अब दूसरे आवेश यानी Q2 के कारण Q0 पर जो विद्युत क्षेत्र तीव्रता आएगी वो कितनी आएगी, के Q2 R02 की स्क्वायर, R02 कैप। इसी प्रकार से के QN R0N की स्क्वायर, R0N कैप। ये हो चुका बच्चों। अब देखो क्या कॉमन आ रहा है, कॉमन आ रहा है खाली के, तो के को कॉमन ले लो, के को कॉमन ले लो, तो इसको के की जगह हम 1/4πε0 लिख सकते हैं अगर माध्यम का निर्वात है, ठीक है। बाकी अंदर वाली राशि क्या आ गई, Q1 आ गई, R01 स्क्वायर आ गई, R01 कैप आ चुका, Q2 आ गई, R02 स्क्वायर आ चुकी, R02 कैप आ चुका, ठीक है। इसी प्रकार से Q1 आ गया, R0N स्क्वायर आ गया, R0N कैप आ चुका, ये चीज आ चुकी। अब देखो इसको हम छोटी सी फॉर्म में लिखते हैं, ई सदिश, ई नॉट सदिश यानी परीक्षण आवेश पर लगने वाला आवेश का कारण कुल विद्युत क्षेत्र की तीव्रता 1/4πε0 ये का मान है। अब देखो एक आता है समेशन, समेशन क्या करता है, इन सभी चीजों का योग कर देगा। किस प्रकार से कर देगा, परिवर्तनशील राशि को हम मान रहे हैं आई, और आई का मान है 1 से n तक। अगर यहाँ पे 3 पद होते तो यहाँ पे 1 से 3 लिखते, अगर यहाँ पे 2 पद होते तो यहाँ पे 1 से 2 लिखते, लेकिन यहाँ पे कितने पद है, n पद है, इसलिए हमने आई बराबर 1 से n लिख दिया। अब जहां जहां परिवर्तनशील राशि वहां पे क्या लिख दो, आई लिख दो, क्यू आई, ठीक है, R0I की स्क्वायर, R0I कैप। ये अंतिम सूत्र आ गया आपका आवेशों के निकाय के कारण विद्युत क्षेत्र, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए सिस्टम ऑफ चार्जेस। तो ये बच्चों हमारा टॉपिक कंप्लीट हो चुका है, और इस टॉपिक में हमने इतने टॉपिक कर लिए जो आपके सभी टॉपिक महत्वपूर्ण है। और आप कमेंट में पूछिए कि कोई अगर आपके डाउट है तो वो हम डाउट क्लियर करेंगे। तो ऑल द बेस्ट बच्चों, हम मिलते हैं अगले वीडियो में।